नमस्कार। जय श्री राम। हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट ओमकार चौधरी सर, ओशियन नेटवर्क के संपादक हैं और अक्सर आपने मेरे चैनल पे भी देखा है। और मैं यूपी इलेक्शन के दौरान लगातार इनसे फीडबैक लेता रहा और जिसके कारण हम काफी अच्छा कुछ करने में कामयाब हुए। लेकिन अब जो मामला है वो कुल मिला के ये है, लब बोलू आप, जो है कि शाहीन बाग में एक बार फिर से मोदी सरकार और अमित शाह के जोड़ी को औरतों ने रोक दिया। ये यूं कहिए कि सामने से मुसलमान नहीं लड़े और हमेशा की तरह जो 1400 सालों से चल रहा है उनका इतिहास, औरतों को आगे किया, शील्ड की तरह आगे किया और शाहीन बाग में बुलडोजर नहीं चला। हालांकि दिल्ली के अन्य इलाकों में जहां हिंदू बहुल इलाके थे वहां पे बुलडोजर चला। क्या ये कम्युनल था या सेकुलर था, इन सब के बारे में बात करेंगे। ओंकार सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरे इसको? देखिए, कई बार ये चीजें सामने आ चुकी हैं और खास तौर से शाहीन बाग को लेकर के जब हम चर्चाएं करते हैं तो दिल्ली का मीडिया भी कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो जाता है। उसको बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया जाता है। इसमें भी देखा, जब पहले दिल्ली नगर निगम की टीम गई थी वहां पर, तो भी पहले दिन से ही चैनल शुरू हो गए थे। वहां से भी कुछ चैनलों के रिपोर्टर्स की कुछ बाइट्स आ रही थी। स्थानीय लोकल्स जो थे वो कह रहे थे कि ये शाहीन बाग है, शाहीन बाग में जब बुलडोजर घुसेंगे तो हम देखेंगे। रिपोर्टर से कह रहे थे कि जरा शाहीन बाग का नाम लीजिए, एक बार उच्चारण करिए। इस तरह की बातें की जा रही थी। और जब इस तरह की चीजें आप क्रिएट करते हैं और मीडिया इस तरह की हाइप क्रिएट करता है, वहां जब बुलडोजर पहुंचा था तो हम लोगों ने देखा एक बुलडोजर पर एक चैनल का रिपोर्टर चढ़ करके वहां से लाइव करने की कोशिश कर रहा था। उसको पुलिस वालों ने उतार करके नीचे एक तरफ किया। ये जो चैनल है, ये जो मीडिया है आज का, जो हर चीज को तमाशा बना करके रख देता है, ये भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को खाद पानी देने का काम कर रहा है जो आने वाले जो नगर निगम के चुनाव हैं उनमें प्रत्याशी हो सकते हैं, चेहरे हो सकते हैं, जो चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे होते हैं। उनको कुछ कुछ को एड्रेस करना होता है कि देखिए, हम आपके लिए बुलडोजर के सामने लेटने को भी तैयार हैं, मीडिया के सामने तमाशा करने को भी तैयार हैं। और ऐसे में जो सीन क्रिएट होता है, मुझे लगता है कि उसी का नतीजा है कि कुछ महिलाएं भी आ गई, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी आ गए। उनमें से कुछ बुलडोजर के आगे बैठ गए, कुछ ने एनडीएमसी के जो लोग थे उनके साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की। हालांकि ये भी साफ किया गया नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से कि वहां पर जो भी ड्राइव चलाया जाना था, जितना चलाया जाना था उतना हमने चलाया है। कुछ और जगहों पर उनको जाना था, अमानतुल्लाह खान और दूसरे लोग आए, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जो बड़ा सवाल है जो आपने किया है कि साहब, ये शाहीन बाग में ही आकर के ये सारी चीजें क्यों रुक जाती हैं, या फिर से महिलाओं को क्यों आगे करके इन चीजों को रोकने और पूरा ड्रामेटिक अंदाज में चीजों को दूसरा रूप देने की कोशिश होती है। तो अगर एक उनका कहना चाहिए आयोजन सफल हो गया, 100 दिन तक उन्होंने ड्रामा किया और तब ना तो स्थानीय प्रशासन, ना पुलिस, ना होम मिनिस्ट्री कुछ कर पाई, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई हो रही थी उसने सीधा आदेश दिया कि इनको यहां से हटा दीजिए। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक 3 सदस्यीय वार्ताकार कमेटी बना दी कि साहब बिल्कुल। आप जाकर के उनको समझाइए कि वहां से वो उड़ जाएं बराए मेहरबानी। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई कानून तोड़ रहा है, अगर कोई व्यस्त मार्ग को रोक करके दूसरों के
मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, मानव अधिकारों का हनन कर रहा है, एक बहुत बड़े तबके को परेशान कर रहा है, उनके आवागमन में बाधक बन रहा है, तो फिर पुलिस का भी दायित्व बनता है। जो पुलिस वहाँ होम मिनिस्ट्री के तहत काम कर रही है, उस होम मिनिस्ट्री का, वहाँ के अधिकारियों का, गृह मंत्री का, केंद्र सरकार का, सबका ये दायित्व बनता है कि इस तरह के तत्वों पर सख्ती दिखाई जाए। उस समय अगर नहीं दिखाई गई तो ये चीजें बार बार रिपीट होंगी। पहले भी हुई थी, 1 हफ्ते पहले भी, तब पुलिस ने ही, प्रशासन ने ही पुलिस देने से इनकार कर दिया था कि हमारे पास पर्याप्त पुलिस नहीं है। फिर करीब करीब 1 हफ्ते बाद की जब तारीख रखी गई और वहां पर नगर निगम के अधिकारी पहुंच गए, बुलडोजर पहुंच गए, तब जाकर के वहां अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस पहुंची, तब भी वहां कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ड्रामा करने में वो पूरा इलाका ही, मुझे लगता है कि पूरे देश को और बाकी दिल्ली को मात दे रहा है। वरना क्या वजह है कि जहांगीरपुरी को और शाहीन बाग को छोड़कर के बाकी सारे इलाकों में जो एंक्रोचमेंट ड्राइव है वो सफलतापूर्वक चल रहा है। थोड़ा बहुत विरोध तो हर जगह होता है, लेकिन जैसा जहांगीरपुरी में हुआ है ड्रामा और जैसा शाहीन बाग में हुआ है, वैसा कहीं नहीं हुआ। और जो कुछ ये हो रहा है, ये तो बेहद चिंता का विषय है। ये अल्टीमेटली जो सरकार है उसको भी सोचना पड़ेगा और जो हमारी न्यायपालिका है उसको भी सोचना पड़ेगा। कम से कम शाहीन बाग वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआईएम को फटकार लगाई है कि आपको क्या परेशानी है, आप कैसे पार्टी हैं, हम आपको क्यों सुने। यही रुख अगर जहांगीरपुरी वाले मामले में भी होता तो बेहतर होता। अब क्या जहांगीरपुरी का मामला और शाहीन बाग का मामला एक, मतलब बीजेपी की जो छवि है, खास करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी की दबंग नेता है, लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी कीमत पे स्टैब्लिश करने वाले नेता हैं, क्या उनकी छवि को हिंदुओं के बीच में धक्का भी पहुंचा रहा है? क्या आपको लग रहा है कि उससे अल्टीमेटली बीजेपी को शाहीन बाग और जहांगीरपुरी से ज्यादा नुकसान हुआ? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं अभिषेक के कहीं कोई गली मोहल्ले में, किसी इलाके में कोई अतिक्रमण या अवैध कब्जे हटाने के लिए कोई दिल्ली नगर निगम की टीम, बुलडोजर कहीं जाकर के कोई कार्रवाई कर रहे हैं और कहीं कहीं विरोध हो गया है, या कहीं किसी मसले को लेकर के कुछ स्वनाम धन्य वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां से उसको स्टे मिल गया है, तो उस पूरे मामले में हम गृह मंत्री को या प्रधानमंत्री को घसीटने लगे या ये सवाल खड़े करना शुरू कर दें कि क्या ये इलाके हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, जैसा कि सोशल मीडिया में लगातार ये बातें कही जा रही हैं, और फिर सवाल खड़े करें हम गृह मंत्री पर या अपने प्रधानमंत्री पर। तो हमारे गृह मंत्री को और हमारे प्रधानमंत्री को क्या यही काम रह गया है कि वो बुलडोजर पर बैठ करके जहांगीरपुरी में जाएं, गलियों में जाएं और ये जो अतिक्रमण है या अवैध कब्जे हैं इनको हटवाएं? ये बहुत छोटे स्तर पर काम होता है, छोटे स्तर पर ही उसके बारे में सोचना चाहिए, बात करना चाहिए। उसी स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जरा सी बातों को लेकर के हम सोशल मीडिया पर गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को घसीट लेते हैं कि इनसे हमने ये अपेक्षा नहीं की थी, या इनको हमने इसलिए 303 सीटें नहीं दी थी, या क्या यही दिन देखने के लिए हमने इनको दोबारा से सत्ता में बैठाया था। क्या मतलब है इन बातों से? मतलब ये बहुत छोटे स्तर की बातें हैं और इन चीजों में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को घसीटना मुझे नहीं लगता कि ये उनके साथ जस्टिफिकेशन है, या आप उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि वो अब दिल्ली नगर निगम में आकर के बैठे हैं, उसको चलाएं। ये गलत बात है। इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। और अगर किन्हीं इलाकों में कुछ अराजक तत्व, कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग, चेहरे या डिफरेंट पार्टियों के एमएलए लगा लीजिए, पदाधिकारी लगा लीजिए,
वो अगर कुछ नाटक नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, अपने सियासी गोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे निपटने के लिए उन्हीं के स्तर के भारतीय जनता पार्टी के पास भी तो लोग हैं, उन पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन सीधे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को इसमें लपेटना न्यायोचित नहीं है। ओमकार सर, इस सेगमेंट को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। जिस प्रकार से एक मुसलमानों ने यूनिटी दिखाई है, चाहे वो ज्ञान वापी के सर्वे को लेकर के हंगामा कर देना हो, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ये जो एक भीड़ तंत्र को पेश करना, और भीड़ तंत्र से लॉ एंड ऑर्डर को हम फॉलो नहीं करने देंगे। हमारे पास भीड़ तंत्र है, हमारे पास इकोसिस्टम है, हम एक साथ हर जगह लोगों को लेके जाएंगे, और उसके बाद वो जो लॉ एंड ऑर्डर आप इंप्लीमेंटेशन कराना चाहते हैं, हम उसको नस्ते नाबूद करेंगे। क्या ये वो चीज है जो हिंदुओं को ज्यादा वरी कराएगी, डराने वाली चीज है हिंदुओं के लिए? क्योंकि अल्टीमेटली हिंदू कभी ऐसे नहीं होता किसी भी चीज को प्रोटेस्ट करे तो इतना ऑर्गेनाइज ढंग से हो जाए, घंटे भर के भीतर 500,000 लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और वो पुलिस पे ही पथराव हो जाता है, जैसे कि जहांगीरपुरी में हमने देखा जब वो ये भी करने गई थी। तो क्या देखते हैं आप? देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये भी एक नजरिया होता है। बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिनके लिए आप प्रशस्ति कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। कुछ कुछ कहीं कमियां रही होंगी, उसके लिए आलोचना करने का डेमोक्रेसी में हर एक को अधिकार है, सवाल खड़े करने के भी अधिकार हैं। जहां तक काशी का प्रश्न है, ज्ञानवापी का प्रश्न है, वहां जो भी कार्रवाई हो रही है कोर्ट के आदेश पर हो रही है। कोर्ट ने ही वहां पर कमिश्नर नियुक्त किया है, उसकी एक टीम गठित की है, वहां पर फोर्स लगा करके एक दिन वहां सर्वे हुआ भी है, दूसरे दिन नहीं होने दिया गया, तो वो फिर जाकर के कोर्ट में ही रिपोर्ट कर रहे हैं। और कोर्ट ही अब आगे की कार्रवाई के लिए सुनवाई भी कर रही है। और जो मैं पढ़ रहा था आज का, कोर्ट ने उस पर बहुत सख्त रुख भी अपनाया है। ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी मौके पर जा सकता है। तो ये रुख अगर कोर्ट का है, कोर्ट के ही निर्देश पर सारा कुछ हो रहा है, तो मेरा कहना यह है कि इन चीजों को कई बार हम हिंदू मुस्लिम ना करें। हाँ, एक पहलू है कि वहां पर लोग इकट्ठा किए गए, वहां पर भीड़ इकट्ठा की गई, वहां एक सीन क्रिएट करने का प्रयास किया गया। अभी आपके एक दर्शक ने कहा कि साहब, योगी आदित्यनाथ क्यों कामयाबी के साथ सब कुछ कर रहे हैं यूपी में, और दिल्ली में जहां गृह मंत्री अमित शाह हैं वहां सफलतापूर्वक ये क्यों नहीं हो पा रहा है? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश है और दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मीडिया है। दिल्ली में वो भी है जिसको आप लुटियन मीडिया कहते हैं। दिल्ली में स्ट्रॉन्ग टुकड़े टुकड़े गैंग भी है। यहाँ पर हल्ला मचाने वाले लोग भी हैं, उनको भी देखना होता है, उनको भी संभालना होता है। ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं जिनको लेकर के आप इसी तरह के तर्क दे सकते हैं, या दिए भी गए हैं अतीत में, कि साहब लखनऊ में तो इनको ठीक कर दिया गया था, दिल्ली में क्यों नहीं किया जा रहा है? दिल्ली में इसलिए नहीं किया जा रहा है कि ये सारे फैक्टर दिल्ली में हैं। दिल्ली में सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है। उस नेशनल मीडिया में ऐसे बहुत सारे तत्व जिम्मेदार गैर जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हमेशा खाट खड़ी करने के सपने देखते हैं, मौके तलाशते रहते हैं। लाल किला पर जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर तथाकथित किसान आंदोलनकारियों ने अटैक किया था, तब भी ये सवाल खड़े हुए थे कि साहब फायरिंग क्यों नहीं करा दी गई? वो लोग तो वहां पर एक धार्मिक झंडा लगा रहे थे, उन्होंने तो पुलिस पर अटैक किया था। बिल्कुल ठीक है,
लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ों के जो घटनाएं होती हैं इन पर अगर आप फायरिंग करवाना शुरू कर देंगे तो पूरी दुनिया में इसका संदेश क्या जाएगा। उन्हीं चीज़ों को हैंडल किया गया है ना, बाद में गिरफ्तारियां हुई हैं ना, उनको कटघरे में खड़ा किया गया है ना। अब मुझे ये बताइए कि ठीक इसी तरह के दृश्य हमने अमेरिका में कैपिटल हिल पर भी देखे थे। जब ट्रंप के समर्थक जो है रिजल्ट आने के बाद कैपिटल हिल में घुस गए थे, पार्लियामेंट में घुस गए थे, क्या वहां फायरिंग हुई? क्या वहां लाशें बिछाई गई? डेमोक्रेसी में कई बार आपको जब्त करना होता है, संयम दिखाना होता है, धैर्य दिखाना होता है। हर जगह आप गोली नहीं चलवा सकते हैं। और उसका फिर नतीजा क्या होगा, क्या ये सोचा है कभी? या हमने आपने क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री इसीलिए बनवाया था कि हम हर जगह इस तरह अगर लोकतंत्र में कोई बदमाशी कर रहा है या सीन क्रिएट करना चाह रहा है या षड्यंत्र रच रहा है भारत को बदनाम करने के लिए भी और इस सरकार को बदनाम करने के लिए भी, तो उस पर फायरिंग चलवा दें, गोली खुलवा दें? ये ठीक नहीं है। हर जगह ये सब चीजें नहीं होती है। बहुत सारी जगहों पर आपको जरा बुद्धि से काम लेना पड़ता है, संतुलित होकर के आगे बढ़ना पड़ता है, ठंडे दिमाग से। कहते हैं ना कि ठंडा करके खाने वाला ज्यादा सुखी रहता है और ज्यादा लंबे समय तक रहता है। अतीत में कई सरकारें ऐसी हुई हैं ना, राज्यों में भी हुई हैं, जिन्होंने इस तरह की फायरिंग खुलवाई है, जिन्होंने लोगों को मरवाया है। नतीजा क्या हुआ है? आप पुराने जमाने में, अब तो खैर लोगों के यहाँ जीने हो गए हैं तो जीनों से चढ़ते हैं अपनी दूसरी मंजिल पे या छतों पर। जी। पहले सीढ़ियां हुआ करती थी। पहले एक पायदान पर, फिर दूसरे पायदान पर, तीसरे पायदान पर, छठे, सातवें, आठवें पायदान पर धीरे धीरे चढ़कर ऊपर छत पर पहुंचते थे। अगर आप जल्दबाजी करेंगे और एक पायदान से सीधे पांचवें या तीसरे पायदान पर पैर रखने की कोशिश करेंगे, सीढ़ी भी गिरेगी, आप भी गिरेंगे, आपको चोट भी लगेगी, सीढ़ी भी टूट सकती है। उसकी मरम्मत कराने के लिए और अपनी मरम्मत कराने के बाद फिर से जब आप चढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें कितना टाइम लगेगा, जरा सोच करके देखिए। इसलिए सत्ता जब हाथ में आती है तो कई बार जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए होते हैं उनको धैर्य दिखाना होता है। और जो इनको खास तौर से टारगेट कर रहे हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, उनके टारगेट करने के पीछे की रणनीति क्या है, साजिश क्या है, वो ताकतें कौन सी हैं, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, ये जरा हमें ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो दिक्कतें होंगी। जितने प्रयास आपने किए हैं इनको सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए, वो सारे आपके मतलब बेकार भी हो सकते हैं। और बहुत बड़े लक्ष्य लेकर के ये इस समय काम कर रहे हैं। एक मूलभूत बदलाव हमें और आपको दिखाई दे रहा है देश में। नहीं, वो तो मैंने बार बार डिस्कस किया है कि, लेकिन एक चीज जो दिख रहा है, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश हो या वेस्ट बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र हो, जिस प्रकार से राइट विंग कहें, सनातन धर्मी कहें, या जो देश हित में बात करने वाले पत्रकार हैं या वक्ता हैं, उनपे जिस प्रकार कार्रवाई होती है, या बीजेपी के समर्थकों को की जिस प्रकार से हत्या, रेप, बंगाल में जो खबरें आ रही है, ये बड़ा डराने वाला नहीं है कि वो तो कानून को फुटबॉल बना के खेल रहे हैं, चाहे वो पंजाब में हो, राजस्थान में हो, या बंगाल में हो, या महाराष्ट्र में। अभी तो बड़े वकील पत्रकार जो है अमन चोपड़ा जी को जिस प्रकार से किया गया, अमन चोपड़ा जी के साथ राजस्थान में, तो इस तरह के लोगों का जवाब क्या है, फिर सॉल्यूशन क्या है सर? पब्लिक जवाब दे रही है ना। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा धैर्य तो रखें। जो जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के सुर में सुर मिलाकर के बात करते थे, 3 पूर्व मुख्यमंत्री और एक नेशनल पार्टी के अध्यक्ष उस समय के राहुल गांधी, उनका क्या हश्र किया है पब्लिक ने। वो आज इरिलीवेंट हो गए हैं। उनको लोगों ने अलग थलग कर दिया है, उनको सबक सिखा दिया है। जम्मू कश्मीर
में आज क्या स्थिति है फारूक अब्दुल्ला की, उमर अब्दुल्ला की, महबूबा मुफ्ती की, या उन अलगाववादियों की जो पाकिस्तान का राग अलापते थे। समय लगा थोड़ा सा, लेकिन आज क्या स्थिति है उनकी। चंद्रबाबू नायडू के बारे में आप जरा सोचिए, 2019 के चुनाव से पहले कितना तेजी से वो भाग रहे थे। कभी राहुल गांधी को आकर के शॉल उड़ाते थे, कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के पास जाते थे, कभी महाराष्ट्र जाते थे। आज कोई चंद्रबाबू नायडू को याद कर रहा है क्या? कहीं मीडिया के किसी फ्रेम में वो दिखाई देते हैं क्या? तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अभी राजस्थान का उदाहरण आपने दिया, करौली का, दूसरी जगहों का, ठीक है, अशोक गहलोत को ये देश और पब्लिक देख रही है ना कि वो क्या कर रहे हैं, किनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और संतुलन साधने के लिए जो कि एक कुटिल नीति है कांग्रेस की, वो उन पीड़ित पक्ष के लोगों को भी गिरफ्तार करवा रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनके ऊपर पत्थर उछाले गए, जिनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, जलाया गया, जिनके ऊपर अटैक किए गए। तो अगर ये सरकार ऐसा कर रही है तो समय आएगा ना पब्लिक का जवाब देने का। उस समय इनको कौन बचाएगा? इस समय तो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई वहां सरकार काम कर रही है, और अगर वो ठीक कार्रवाई नहीं करेगी तो पब्लिक है, पब्लिक फैसला कर देगी। लेकिन अगर मोदी के या योगी के समर्थक ये चाहें कि पश्चिम बंगाल में अगर हिंसा हो तो वहां की चुनी हुई सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए, अगर अशोक गहलोत की सरकार कानून सम्मत और मोदी और आपके अमित शाह के समर्थकों के की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो वहां की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया जाए। अगर दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो रहा है तो वहां भी बर्खास्त कर दिया जाए। तो सवाल ये है कि फिर कांग्रेस की पुरानी सरकारों में और मोदी की सरकार में क्या अंतर रहेगा? बहुत आसान है नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करना, लेकिन बहुत मुश्किल है नरेंद्र मोदी बनना। इस नोट पे हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कार्रवाई तो की है, ऐसा नहीं है। आज नवाब मलिक पिछले 2 महीने से जेल में है और ये दिखता है कि इसी सरकार में ये हो सकता है। सर, अब उस जो आज आप महाराष्ट्र में शो भी कर रहे थे, ये डेमोक्रेसी का कौन सा पहलू है? क्या आपने कभी देखा, इतने सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, एक मंत्री जो 2 महीने से जेल में है और वो मंत्री पद पे बना रहता है, क्या कभी आपने ऐसा देखा कहीं कि इवन कांग्रेस के भी शासनकाल में, जब कांग्रेस अकेले सत्ता में होती थी, तो वो भी नैतिक आधार पे इस्तीफा ले लेती थी, लेकिन अब जो विपक्ष है, इससे निपटने के लिए क्या मोदी सरकार की जो नीतियां है वो सही है? नहीं नहीं, क्योंकि अब तो बेशर्मी पे है ना सरकार, विपक्ष जो है। नहीं नहीं, सवाल ये है कि अगर उद्धव ठाकरे वहां मुख्यमंत्री हैं, अगर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की वहां एमवीए सरकार है, महाविकास अघाड़ी सरकार है, तो वहां फैसला तो उनको लेना है ना कि किसको मंत्री बनाए रखना है, किस मंत्री का इस्तीफा लेना है, किस नए को शपथ दिलवानी है। ये अमित शाह या नरेंद्र मोदी तो नहीं कर सकते ना, या केंद्र सरकार तो ये तय नहीं कर सकती ना। संविधान में तो ऐसा केंद्र सरकार को कोई प्रावधान किया नहीं गया है कि आप राज्यों की सरकार, उसके चेहरे, उसका मुख्यमंत्री कौन हो, जो आपके मुखालिफ हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, उनके चेहरे आप कैसे तय कर सकते हैं? अगेन मैं वही कहूंगा कि अगर नवाब मलिक पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, और जो परंपरा रही है कि अगर किसी पर भी आरोप लगते हैं तो उसका इस्तीफा लिया जाता है, नैतिकता के आधार पर भी, कानूनन कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन नैतिक आधार पर इस्तीफे दिए जाते हैं। अगर कोई बेशर्म सरकार है, अगर कोई मंत्री बने रहना चाहता है जेल में भी, और उसको इतना बड़ा अपराध करने के बाद अगर वो जेल भेजा गया है और तब भी मंत्री बने रह करके उसको नींद आ रही है, तो इसमें केंद्र सरकार क्या कर सकती है? अगेन वही बात है, जब मौका आएगा, जब ये सरकार जाएगी,
जनता जब नई सरकार चुनेगी, नई पार्टी को जनादेश देगी, तब वो अपना फैसला सुनाएगी। अब मैं आपसे टफेस्ट क्वेश्चन पूछूंगा, और ये जरूरी था प्रश्न, मैंने सोचा था इसको लास्ट में ही पूछेंगे, लास्ट 5 मिनट बचा हुआ है। लेकिन सरकार तो बंगाल में तब बदलेगी ना जब आपका वोटर बंगाल में बचेगा। इस वक्त बंगाल में जो हालात हैं कि क्लियरली मैसेज दिया जा रहा है जमीन पे, बीजेपी छोड़ दो, बीजेपी को वोट दिया तो अगली बार, इस बार तो जीवी छोड़ दिया है, रेप भर किया है, हत्या भर की है एक बेटे की, पूरा खानदान खत्म कर देंगे। तो सरकार बदलेगी कैसे सर, अगर हम बंगाल जैसे अराजक तत्वों पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो? नहीं, सरकार बदलने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थोड़ा है। नहीं है तो सरकार जनता की, अगर वो जनता की, बदलना लेकिन चाहते हैं, जनता बचेगी तब तो सर, जीवित बचेगी तब तो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार वहां की जनता बदलना चाहती है तो बदलेगी, अगर नहीं बदलना चाहती है तो नहीं बदलेगी। पर जनमानस तो ये लोग चेंज नहीं कर सकते ना। और मुझे एक तरीका बता दीजिए, अगर वहां पर लगातार ऐसे काम कर रही है ममता बनर्जी कि जिसकी वजह से एक पार्टी के कार्यकर्ता या नेता टारगेट किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो ऐसी सरकार का इलाज क्या है, वो मुझे बताइए। क्या वहां भी सरकार को बर्खास्त करना ही इलाज है? नहीं, लेकिन क्या केंद्र सरकार सरकार ने को अभी तक हत्या के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में बातें कहनी थी वो नहीं कही। केंद्र सरकार का, खास करके भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, उनके बीच कम्युनिकेशन गैप की जो बातें सामने आ रही है, उस मुद्दे पे मैं समझना चाह रहा था सर कि हम बचेंगे तभी तो ये करेंगे। और संजय दीक्षित सर नहीं, के साथ उसका कह रहा था जवाब कि तो देखिए जो बीजेपी की लीडरशिप है वो देगी। हम्म, हम तो उसके प्रवक्ता नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल लेकिन मेरा बिल्कुल। कहना सिर्फ ये है कि जो इस तरह की बातें करने वाले कई बार, और जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो हम्म, पहलू हैं, उनकी अनदेखी करते हैं। और अतीत में जो घटनाएं हुई हैं, जब जब केंद्र की तरफ से इस तरह की सरकारों को, राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया है, तब उसके नतीजे बहुत बुरे हुए हैं। ये कश्मीर तो का है। जो भी कुछ चल रहा है, जो आतंकवाद चल रहा है, वो उसकी वजह भी यही है। अतीत का अगर इतिहास हम देख लें कि हम्म, शेख अब्दुल्ला की सरकारें, फारूक अब्दुल्ला की सरकारें या कांग्रेस की भी सरकारें किस तरीके से वहां काम करती रही, और इरादतन, चूंकि वो आपके हिसाब से काम नहीं कर रही हैं, इसलिए आप उनको बर्खास्त कर दें। और सबसे ज्यादा, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय ये सारे काम किए गए। कांग्रेस के टाइम में ही एक आंकड़ा मैं देख रहा था, 61 बार सरकारों को बर्खास्त किया गया, चुनी हुई सरकारों को। ठीक और है। उसके बाद उन राज्यों में किस तरह के हालात पैदा होते हैं, वो भी हमने देखे हैं, उसके नतीजे भी देखे हैं। तो ये अपने आप एक्सपोज हो रहे हैं। और जो ये बात कही जा रही है कि साहब जनता ही नहीं बचेगी, ऐसा होता नहीं है। आप जनता को कितना दबा सकते हैं? जनता जब खड़ी होती है तो 1977 हो जाता है, जनता जब खड़ी होती है 1989 हो जाता है, और जनता जब फैसला करती है, अपने पे आती है, तो फिर 2014 होता है, 2019 होता है, 2017 होता है, 2022 होता है। जहां चलिए, जनता ये देख लेती है कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो फिर जनता फैसला करती है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ शो में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता था कि कोई मिले जो एक्चुअली में योगी और मोदी सरकार को इस प्रकार से अलग नजरिए से डिफेंड करे, क्योंकि सर मेरे और आपके बीच जो एज गैप है, तो हमारा और आपका धीरज, चूंकि आपने 77 भी देखा, 83 भी देखा, 84 भी देखा, और 14-17 भी देखा है, तो इसलिए वो नजरिया जरूरी है आपका हमारे दर्शकों के लिए, मैं समझाने के लिए आपको बुलाया था। क्योंकि आप लोग जितना धैर्यवान हो सकते हैं, शायद उतना धैर्य हमारे अंदर, और खास करके युवा पीढ़ी में, उन्होंने देखा नहीं होगा। सर, शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू बहुत सो धन्यवाद मच। आपका भी, और तमाम दर्शकों का भी। और जो दर्शक असंतुष्ट हैं मेरी बातों से, उनका भी धन्यवाद। लेकिन जो हम कहते हैं वो अनुभव के आधार पर कहते हैं। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच। देखिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जो असंतुष्ट है उनसे तो मैं जरूर कहूंगा कि अभी आप
उम्र के उस पड़ाव पे आएंगे तो शायद आप ओमकार सर की तरह ही बात कर पाएंगे। इसलिए मैं खुद ओमकार सर से सीखने की कोशिश करता हूँ। और आप लोगों ने यूपी इलेक्शन में देखा होगा कितना कुछ सीखा है हमारी टीम ने, और मैंने ओमकार सर से बहुत आभारी है कि ओमकार सर जैसे लोग, पत्रकार ये आपका हमारे बड़प्पन है, आप बहुत हमारे परिश्रमी साथ। हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार।